चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं लेक्चर 4 ऑफ आईबीसी। लेक्चर 3 में हमने डिस्कस किया था इनोवेटिव इंडस्ट्रीज का केस, डिफॉल्ट के बारे में बात की थी। हमने आईबीसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पढ़े थे। हमने सेक्शन 7 पढ़ा था, सेक्शन 10 पढ़ा था, सेक्शन 6 पढ़ा था। सेक्शन 6 में हमने पढ़ा था कि कौन कौन लगा सकता है एप्लीकेशन आईबीसी में, सेक्शन 11 में कौन नहीं लगा सकता है एप्लीकेशन आईबीसी में, और सेक्शन 7 में फाइनेंशियल क्रेडिटर कैसे लगा सकते हैं एप्लीकेशन आईबीसी में। आज हम देखेंगे सेक्शन 8, सेक्शन 9 जो कि बात करता है ऑपरेशनल क्रेडिटर कैसे एप्लीकेशन लगा सकता है आईबीसी में, सेक्शन 10 कॉर्पोरेट एप्लीकेंट खुद कैसे लगा सकता है आईबीसी में एप्लीकेशन। उससे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा, कुछ फॉर्म्स और रूल्स बताना चाहूँगा जो कि सेक्शन 7 से रिलेटेड है। सेक्शन 7 बात करता था एप्लीकेशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर। इसमें हमने देखा था कि अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर कंपनी ने, कॉर्पोरेट डेटर ने कोई डिफॉल्ट कर दिया, 1 करोड़ के अमाउंट का फाइनेंशियल क्रेडिटर के पैसे नहीं दिए। फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होता है? बैंक, होम बायर्स एक्सेट्रा। अगर इसके हमने पैसे नहीं दिए फाइनेंशियल क्रेडिटर के, तो ये कहाँ जा सकता है? एनसीएलटी में जा सकता है। अगर जब ये एनसीएलटी में एप्लीकेशन लगाने जाएगा तो एप्लीकेशन का फॉर्म है फॉर्म 1। फाइनेंशियल क्रेडिटर फॉर्म 1 में किसको लगाएगा एप्लीकेशन? एनसीएलटी को। ये बात लिखी है रूल 4 ऑफ एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स 2016। फॉर्म 1 के साथ ये फीस देगा, फीस लगाएगा 25,000 रुपये। इसके साथ मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर किसको एप्लीकेशन लगा रहा है एनसीएलटी को आईबीसी के अंडर, तो उसको एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो कि कौन होता है? कंपनी सेक्रेटरी। इसका नाम क्या करना पड़ेगा? प्रपोज करना पड़ेगा। ये इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपनी कंसेंट देगा, कंसेंट टू एक्ट एज आईआरपी, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये कंसेंट कौन से फॉर्म में देगा? फॉर्म 2 में। ये फॉर्म 2 देना क्या होता है? मैंडेटरी। किसके केस में? जब फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर एप्लीकेशन लगा रहा है एनसीएलटी को, तो फॉर्म 2 क्या होता है? मैंडेटरी होता है। क्या नाम प्रपोज करना भी मैंडेटरी होता है, तो कंसेंट देना भी ऑब्वियसली मैंडेटरी ही होगा। फॉर्म 1 में क्या क्या चीजें आती हैं? फॉर्म 1 में क्या क्या चीजें आती हैं? फॉर्म 1 में एक तो पर्टिकुलर्स ऑफ सीडी, पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेंट। एप्लीकेंट कौन है? कौन सा कॉर्पोरेट डेटर है? पर्टिकुलर्स ऑफ प्रपोज्ड आईआरपी, और फाइनेंशियल डेट, पर्टिकुलर्स ऑफ फाइनेंशियल डेट। ये सब चीजें कहाँ आती है? फॉर्म 1 में आती है। इसको आप कैसे लिखेंगे? If the corporate debtor has made default amounting ₹1 crore, then financial creditor may file application to NCLT in Form 1 for initiation of insolvency resolution process, corporate insolvency resolution process। Form 1 की बात कहाँ लिखी है? रूल 4 में। 25,000 फीस कितनी है? 25,000। एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है फीस, जस्ट फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज। फॉर्म 1 के साथ इसको क्या करना पड़ेगा? इट इज मैंडेटरी। क्या है? इट इज मैंडेटरी टू प्रपोज नेम ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल गिव कंसेंट इन फॉर्म 2। बाकी हमने चीजें सब कुछ डिस्कस कर ली थी। क्या क्या लगाएगा एनसीएलटी, 14 दिन में एप्लीकेशन एक्सेप्ट कब करेगा, रिजेक्ट कब करेगा, वो सब चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। अब हम चलते हैं इससे आगे सेक्शन 8 और सेक्शन 9 की तरफ। अब हम देखते हैं सेक्शन 8 क्या कहता है। सेक्शन 8, सेक्शन 9 रेड विद रूल 5 एंड रूल 6 ऑफ insolvency and bankruptcy
एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स 2016। सेक्शन 8 बात करता है सेक्शन 8 बात करता है, देखो सेक्शन 8 ये नहीं कहता कि आपको एप्लीकेशन कैसे लगानी है ऑपरेशनल क्रेडिटर को। ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन होते हैं? जो गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं। गवर्नमेंट ड्यूज जो होते हैं, टैक्सेस, वो भी एक तरीके से क्या है? ऑपरेशनल डेट है। एम्प्लॉयज की सैलरी भी ऑपरेशनल डेट है, और ये क्या है? ऑपरेशनल क्रेडिटर। अगर कंपनी ने इनके पैसों में देने में डिफॉल्ट की, इनकी पेमेंट में डिफॉल्ट की, 1 करोड़ की जो पेमेंट है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो सेक्शन 8 बात नहीं करता कि एप्लीकेशन कैसे लगाए। सेक्शन 8 बात करता है कि देखो, अगर कॉर्पोरेट डेटर ने आपके पैसे नहीं दिए तो एक बार क्या करो, आप उसको एक डिमांड नोटिस भेजो। डिमांड नोटिस क्या होता है? एक 10 दिन की डेडलाइन होती है। क्या होती है? एक 10 डेज डेडलाइन। आप बोलो कि यार देख, कॉर्पोरेट डेटर तू पैसे दे रहा है कि नहीं? अगर तो तू पैसे दे देता 10 दिन में तो मैटर खत्म, मामला सॉल्व, कोई आईबीसी में आने की जरूरत ही नहीं है। अगर तू पैसे नहीं दे रहा तो कहाँ चल? आईबीसी में चल। ये क्या एक तरीके से क्या कह सकते हैं? एक फॉर्मल धमकी है कि हमारे पैसे दे दो, नहीं तो आपको कहाँ ले जाएंगे हम कहाँ ले जाएंगे? आपको आईबीसी के अंडर ले जाएंगे, आपका सीआईआर पे शुरू हो जाएगा। अब ये सेक्शन 8 लाया क्यों गया, ये समझने की जरूरत है। और ऐसी बात, डिमांड नोटिस की बात, डेडलाइन की बात, सेक्शन 7 में क्यों नहीं करी? सेक्शन 7 में क्यों नहीं करी? फाइनेंशियल क्रेडिटर क्यों नहीं डिमांड नोटिस भेजता? देखो, सेक्शन 7 में कौन कवर्ड है? बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि क्या है? फाइनेंशियल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या आपको ये नहीं लगता कि ऑलरेडी डिमांड नोटिस भेज चुका होगा? इसका मतलब ऑलरेडी वो उससे क्या कर चुका होगा? डिमांड कर चुका होगा। ऑलरेडी बैंक पीछे पड़ा होगा कि हमारे पैसे दे दो, हमारे पैसे दे दो। हर महीने बैंक बोल ही रहा होगा कि हमारे पैसे दे दो, हमारा रीपे कर दो। और यहां पे सेक्शन 8 में ऑपरेशनल क्रेडिटर के साथ क्या होता है? ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या देते हैं? गुड्स सर्विसेज। अब ये बात यहीं क्यों बोली गई? क्योंकि गुड्स और सर्विसेज के केस में ना डिस्प्यूट हो सकता है। क्या हो सकता है? डिस्प्यूट हो सकता है। डिस्प्यूट बिटवीन बायर एंड सेलर। बायर कौन है? हमारा कॉर्पोरेट डेटर। सेलर कौन है? जो क्रेडिटर है। सेलर ने क्या की? क्रेडिट पे गुड्स दिए, उधार पे गुड्स दिए। किसको? बायर को, यानी कॉर्पोरेट डेटर को। अब ये पेमेंट क्यों नहीं दे रहा? पेमेंट क्यों नहीं दे रहा? ये ध्यान से सुनो। सीडी कह रहा है कि जो तुम्हारी क्वांटिटी थी ना, जो तुम्हारी क्वांटिटी थी, ये कम थी। हमने मंगाए थे 5000 यूनिट, निकले 4500 यूनिट एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ 50,000 यूनिट, निकले कितने? 45,000 यूनिट। यहाँ 5 लाख यूनिट, निकले कितने? 4,50,000 यूनिट। यहाँ पे डिस्प्यूट है, या फिर डिस्प्यूट है क्वालिटी में। सीडी कहता है देखो साहब, आपका जो क्वालिटी थी ना, वो अप्रोप्रिएट नहीं थी, वो अप टू द मार्क नहीं थी। जो क्वालिटी हमने बोली थी, जो क्वालिटी आपने कोट की थी, वो क्वालिटी थी नहीं आपके गुड्स और सर्विसेज की। तो आपको हम पेमेंट भी नहीं दे रहे, अपना सामान क्या करो? वापस ले जाओ, हमें चाहिए ही नहीं। तो क्या कह रहा है सेलर? क्या बोल रहा है? यानी ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या बोल रहा है? नहीं, हमारी क्वालिटी वही है और हम वापिस नहीं ले रहे। अब आईबीसी क्या कहता है? आईबीसी कहता है कि हम डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं कराते। यहां पे वी आर नॉट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, दे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट नहीं है, एनसीएलटी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अथॉरिटी नहीं है। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो आप सिविल सूट करो, आप क्वालिटी के ऊपर आपको केस करना है वो करो, क्वांटिटी के ऊपर केस करना है वो करो, पर आप यहां मत आओ। आपको आर्बिट्रेशन करना है आप वो करो, आप यहां मत आओ। यहां पे आपका हम डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं करा रहे। आईबीसी इज नॉट फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अगर आपके बीच में डिस्प्यूट है तो आप कहीं और जाओ, कोर्ट जाओ, आर्बिट्रेशन में जाओ, यहां मत आओ।
तो हो सकता है कि आपका डिस्प्यूट हो, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, डिमांड नोटिस भेजो। डिमांड नोटिस का रिप्लाई क्या कौन करेगा, सीडी रिप्लाई करेगा कि सर देखो आपने जो क्वालिटी थी वो अप टू द मार्क नहीं थी और हमारा डिस्प्यूट चल रहा है। हमारा क्या है, डिस्प्यूट चल रहा है, आप हमें आईबीसी में लेके नहीं जा सकते। इसका मतलब सेक्शन 8, अगर आप सेक्शन 8 का एक क्या है, बैरियर है, अगर इस बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर सकते ना, तो ओसी क्या है, एप्लीकेशन ही नहीं लगा सकता सेक्शन 9 में ऑफ आईबीसी फॉर सीआईआरपी। सेक्शन 8 क्या है, एक बैरियर है, एक फिल्टर है। सेक्शन 8 उनको फिल्टर कर देगा जो डिस्प्यूट के मैटर चल रहे हैं। अब क्या होता है ना, कई केसेस में हो सकता है ओसी को पेमेंट कर दियो सीडी ने, ओसी को क्या कर दियो, सीडी ने पेमेंट कर दियो, इसको होश ही ना हो, इसको पता ही ना चला हो कि जिस चीज के लिए मैं लेके जा रहा हूं, जिस पेमेंट के डिफॉल्ट के लिए मैं लेके जा रहा हूं, ये हमारे पास आएगी। तो सीडी क्या कर सकता है, इनको प्रूफ दे सकता है कि हमने ऑलरेडी पेमेंट कर चुकी है, आप अपने फाइनेंस टीम से चेक करो और हमारे को माफ करो, हमारा को आईबीसी में मत लेके जाओ। अब हम देखते हैं कि सेक्शन 8 में लिखा क्या है, सेक्शन 8 ऑफ आईबीसी बोलता क्या है। सेक्शन 8 ऑफ आईबीसी बोलता है, अगर आपके पेमेंट नहीं दी किसने, सीडी ने, तो आप क्या करो, ऑपरेशनल क्रेडिटर को बोलता है, आप क्या करो, एक डिमांड नोटिस भेज दो। किसमें, फॉर्म 3 में, या फिर ये फॉर्म का लिखा है, रूल 5 में लिखा फॉर्म, या फिर आप भेज दो कॉपी ऑफ इनवॉइस। किसमें, फॉर्म 4 में। यहां पे क्या वर्ड है, और यहां तो डिमांड नोटिस भेज दो या कॉपी ऑफ इनवॉइस भेज दो, किसको, सीडी को, कि सर आपकी पेमेंट बनती है और आप हमें पेमेंट नहीं दे रहे, हमारी पेमेंट क्लियर कराओ। सीडी को 10 दिन मिलते हैं, सीडी को कितने मिलते हैं, 10 डेज। 10 दिन में सीडी के पास देखो 2 ऑप्शन है, या तो ये पेमेंट करा दे कि सॉरी सर हमसे गलती होगी, लो सर आपकी पेमेंट। ये क्या है, एक तरीके से हम धमकी दे रहे हैं कि हमको दे दो हमारे पैसे, नहीं तो तुम्हें ले जाएंगे आईबीसी में, तुम्हारा शुरू करा देंगे सीआईआरपी, सारी तुम्हारी बोर्ड की पावर छिन जाएगी। सीआईआरपी शुरू होगा, किसके पास चली जाएगी, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास चली जाएगी। या तो ये 100% क्या करा दे, पेमेंट करा दे, और या फिर ये बता दे कि हमारे बीच में क्या चल रहा है, हमारे बीच में क्या चल रहा है, एक डिस्प्यूट चल रहा है, देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन अस, और क्या कर दे, एक रिकॉर्ड दे दे इसको, किसको, रिकॉर्ड किसको वापस भेज दे, किसको दे दे, 10 डेज में क्या है, रिप्लाई करना है टू ओसी। रिकॉर्ड किसको दे दे, ओसी को भेज दे, किसका, पेंडेंसी ऑफ सूट या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। हमारे बीच में क्या चल रही है, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और हमें पैसे नहीं देने तुम्हें, जब तक हमारा सूट सॉल्व नहीं हो जाता, जब तक इस केस का फैसला नहीं आता, आपको पेमेंट क्या है, नहीं मिलेगी। ये जो सूट है ना और ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग है, ये क्या होना चाहिए, बिफोर रिसिप्ट ऑफ डिमांड नोटिस, या फिर जो कॉपी ऑफ इनवॉइस भिजवाई थी किसने, ओसी ने, उसका पहले क्या होना चाहिए। ये नहीं कि इसने डिमांड नोटिस भिजवा दिया या फिर कॉपी ऑफ इनवॉइस भिजवा दिया उसके बाद ये सूट चालू किया है। ये सूट कब चालू होना चाहिए, इस डिमांड नोटिस या कॉपी ऑफ इनवॉइस से रिसीव करने से पहले का सूट होना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा ऑप्शन है पेमेंट ऑफ 100% पेमेंट करा दो अनपेड ऑपरेशनल डेट। और इस बात की खबर दे दो, क्या भेज दो, कॉपी ऑफ या फिर रिकॉर्ड भेज दो, सेंड कर दो अटेस्टेड कॉपी ऑफ
या तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कराया होगा, किसने, सीडी ने, और या फिर चेक से पेमेंट की होगी। या तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर का टेस्टेड कॉपी भिजवा दो कि हमने क्या कहता है, रिकॉर्ड भिजवा दो किसका, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर का, इसका क्या भिजवा दो, रिकॉर्ड भिजवा दो, वो क्या होना चाहिए, अटेस्टेड कॉपी में होना चाहिए। और या फिर भिजवा दो रिकॉर्ड किसका, कि हम एनकैशमेंट ऑफ चेक हो चुका है, हमने जो इनको चेक दिया था इशूड बाय सीडी, किसको, ओसी को जो चेक किया था, इन्होंने क्या करा लिया, एनकैश करवा लिया है। या तो पेमेंट कर दो या फिर क्या कर दो, डिस्प्यूट है हमारे बीच में, ये बता दो। मान लो अगर इसने ना कोई एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट बताया या फिर पेमेंट भी नहीं करी, मतलब इसने कोई रिप्लाई नहीं किया, सीडी को कहा कि तू अब नोटिस भेजता रहा, हमें कोई फर्क नहीं है, हम कोई रिप्लाई कर ही नहीं रहे तुझे। अब ये सेक्शन 9 के दायरे में आ सकता है। अब ये क्या, अब ये ओसी का आ सकता है, अब ये सेक्शन 9 के परव्यू में आ सकता है। अब ये क्या आ सकता है कि हाँ अब मैं एप्लीकेशन लगा सकता हूं किसको, एनसीएलटी को सीआईआर पे शुरू कराने के लिए आईबीसी में। बेसिकली सेक्शन 8 क्या कर रहा है ना, मान लो छोटे मोटे, जब ये आईबीसी आया था तो लिमिट कितनी थी, 1 लाख की। पिछली क्लास में बताया था कि डिफॉल्ट की लिमिट कितनी थी, 1 लाख की। अब ये लिमिट है 1 करोड़ की। उस टाइम क्या है ना, अगर 1 लाख का अमाउंट, मैंने उस क्लास में भी आपको बताया था कि बहुत छोटा अमाउंट है, बहुत स्मॉल अमाउंट है, छोटे मोटे अमाउंट है, और इतने अमाउंट की पेमेंट तो हो ही जाती है, और कहीं ना कहीं डिस्प्यूट चल रहा होता है, या फिर क्या पता पेमेंट करा ही दे। इतने अमाउंट के ऊपर अगर आप सीआईआरपी में लेके जाओगे तो ठीक नहीं है। तो सेक्शन 8 क्या कर रहा है, एक तरीके से आपका मैटर सॉल्व करवा रहा है, बिना आईबीसी के अंडर आए। आप क्या करो, एक डिमांड नोटिस भेजो, मतलब 10 दिन की डेडलाइन है, एक छोटी सी धमकी है, फॉर्मल धमकी है। आप क्या करो, सीडी हमें पेमेंट करा दो। फॉर्म 3 में आप डिमांड नोटिस भेज सकते हो, कॉपी ऑफ इनवॉइस भी भेज सकते हो आप, 2 ऑप्शन है आपके पास। फॉर्म 4 में आप कॉपी ऑफ इनवॉइस भेज सकते हो। सीडी के पास 10 दिन है रिप्लाई करने के लिए। 10 दिन में सीडी क्या करेगा, या तो कहेगा कि हमने, देखो सर सॉरी गलती होगी, पेमेंट कर दी है, 100% ऑफ योर ऑपरेशनल डेट, आपका जो भी ऑपरेशनल अनपेड ऑपरेशनल डेट था हमने पेमेंट कर दी है। इस बात को बताने के लिए क्या कर दे, सीडी क्या करेगा, भेज देगा उनको, सीडी शैल सेंड अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मेड बाय सीडी, या फिर एनकैशमेंट ऑफ चेक इशूड बाय द सीडी। किसको सीडी ने चेक इशू किया था, ओसी को, उसने क्या करा लिया, एनकैश करा लिया, इस बात की खबर दे दे। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं कराता, और दूसरा क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट बता दे कि हमारे बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, सूट चल रहा है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रही है, इन दोनों चीजों में कुछ भी नहीं होता, तो अब सीडी कहाँ जा सकता है, सेक्शन 9 में जा सकता है। सेक्शन 8 के बाद कहाँ जा सकता है, सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 में क्या है, एप्लीकेशन लगा सकता है टू एनसीएलटी। सेक्शन 9 में क्या लिखा है, सेक्शन 9 में लिखा है इफ आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 10 डेज, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 10 डेज, जो 10 दिन का डिमांड नोटिस दिया था किसने, ऑपरेशनल क्रेडिटर ने सीडी को, इफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 10 डेज, इफ कॉर्पोरेट डेटर डज नॉट रिप्लाई टू ओसी एंड डज नॉट मेक पेमेंट टू ओसी, अगर वो ना वो रिप्लाई करता, ना वो ये बताता कि हमारे बीच में एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट है, और ना ही वो पेमेंट करता, तो क्या हो सकता है, तो एप्लीकेशन लगा सकता है कौन, देन ओसी में फाइल एप्लीकेशन टू एनसीएलटी, किसमें, आईबीसी में, फॉर इनिशिएटिंग ऑफ सीआईआरपी। अगर कोई रिप्लाई नहीं आया ओसी को, नो रिप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम, नो रिप्लाई या पेमेंट, कोई पेमेंट भी नहीं आई फ्रॉम सीडी, इस केस में क्या होगा, ओसी लगा सकता है एप्लीकेशन किसको, एनसीएलटी को। किस फॉर्म लगाएगा, फॉर्म 4 में एप्लीकेशन, फॉर्म 5 में एप्लीकेशन लगाएगा। फॉर्म 4 में क्या था हमारा, कॉपी ऑफ इनवॉइस। फॉर्म 5 में एप्लीकेशन लगाएगा, ये बात कहाँ लिखी है, रूल 6 में लिखी है। फीस कितनी है, 2000 रुपये फीस है एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगाने की फीस कितनी है, 2000 रुपये
फीस है। यहां पे क्या है ना, फॉर्म 2 ऑप्शनल हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि फॉर्म 2 था किसका, कंसेंट बाय इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, कंसेंट टू एक्ट एज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपनी कंसेंट देता है फॉर्म 2 में। सेक्शन 9 में या फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में, जब ऑपरेशनल क्रेडिटर एनसीएलटीओ लगा रहा है तो इनके लिए क्या होता है, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रपोज करना मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल होता है। तो फॉर्म 2 भी क्या हो गया, ऑटोमेटिकली ऑप्शन हो गया। फाइनेंशियल क्रेडिटर के केस में जो आईआरपी को प्रपोज करना होता है ये मैंडेटरी होता है, बट ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में आईआरपी को प्रपोज करना ऑप्शनल होता है। तो इसका मतलब फॉर्म 2 भी ऑप्शनल होगा। अगर यहाँ पे ये मैंडेटरी है तो फॉर्म 2 भी मैंडेटरी है, यहाँ पे ऑप्शनल है तो फॉर्म 2 भी ऑप्शनल है। इसके बाद क्या करेगा ऑपरेशनल क्रेडिटर अलोंग विद एप्लीकेशन, इस फॉर्म 5 के साथ क्या क्या देगा ये देखो। सबसे पहले तो वो फॉर्म 5 के साथ अटैचमेंट्स क्या लगाएगा, अलोंग विद फॉर्म 5, फॉर्म 5 के साथ अटैचमेंट क्या क्या होंगी। एक तो लगाएगा कि कॉपी ऑफ डिमांड नोटिस, जो कि उसने किसको भेजा था, जो कि उसने भेजा था सीडी को, कॉपी ऑफ डिमांड नोटिस, या फिर कॉपी ऑफ इनवॉइस जो कि भेजा था इसने सीडी को, कॉपी ऑफ डिमांड नोटिस या कॉपी ऑफ इनवॉइस डिलीवर्ड टू सीडी बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर। दूसरा ये क्या लगाएगा, एक एफिडेविट लगाएगा। एफिडेविट क्या होता है कि सर मैं सब जो बोल रहा हूँ सच सच बोल रहा हूँ, शपथ प्रमाण पत्र होता है एफिडेविट। एफिडेविट लगाएगा कि सर देखो इनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, दैट नो रिप्लाई हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम सीडी, और कोई पेमेंट भी नहीं आया, दैट नो पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम सीडी, कि हमारे को क्या है, नो नोटिस ऑफ डिस्प्यूट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम सीडी। सीडी ने हमें क्या दिया है, हमको कोई नोटिस ऑफ डिस्प्यूट नहीं दिया, नो नोटिस ऑफ डिस्प्यूट हैज बीन गिवन बाय सीडी। तीसरा क्या लगाएगा ये, तीसरा अब ये क्या लगाएगा ना कि हमें ना कोई पेमेंट नहीं आई, दैट नो पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड, दैट नो पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड टू अस फ्रॉम सीडी, हमें कोई भी क्या नहीं आई, पेमेंट नहीं आई। इसके लिए वो क्या करेगा, 3 चीजें लगाएगा। वो 3 चीजें क्या है, सर्टिफिकेट लगाएगा फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अ कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि जिसके पास क्या है, दैट इज मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर। ये सर्टिफिकेट में क्या कंफर्म करेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंफर्मिंग दैट नो पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम सीडी। सबसे पहला पेमेंट का क्या प्रूफ लगाएगा, एक कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट लगाएगा, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मेंटेनिंग अकाउंट ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर, कंफर्मिंग दैट नो पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम सीडी की तरफ से कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। एक या फिर क्या लगाएगा, एक क्या लगाएगा, कॉपी ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम आईयू, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का क्या लगाएगा, रिकॉर्ड लगाएगा, इफ अवेलेबल, अगर अवेलेबल है। ये लगाना ऑप्शनल है। क्या लगाएगा कि इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से क्या करवाएगा, ये कंफर्म कराएगा कि नो पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम सीडी, कोई भी हमसे सीडी की पेमेंट नहीं, सीडी से हमें कोई भी पेमेंट नहीं आई है। अगर ये रिकॉर्ड अवेलेबल है सिर्फ तभी लगेगा, उसी शर्त पे लगेगा। या फिर लगा सकता है एनी अदर प्रूफ, क्या है, एनी अदर प्रूफ लगा सकता है जो कि कंफर्म करे नो पेमेंट हैज बीन मेड बाय
CD। फॉर्म 5 के साथ, एप्लीकेशन के साथ ये अटैचमेंट्स जाएंगी। एक तो जाएगा कॉपी ऑफ डिमांड नोटिस या कॉपी ऑफ इनवॉइस, जो कि हमने सीडी को डिलीवर किया था। दूसरा एक एफिडेविट जाएगा, शपथ प्रमाण पत्र, कि हमें कोई भी नोटिस ऑफ डिस्प्यूट नहीं आया, हैज बीन नो नोटिस ऑफ डिस्प्यूट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम सीडी। तीसरा वो लगाएगा कि हमें कोई पेमेंट नहीं आई है, नो पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम सीडी। उसके लिए क्या लगाएगा कि एक तो कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, ये तो लगाना ही लगाना है। किससे? फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ ओसी। वो ये कंफर्म करेगा सर्टिफिकेट में कि सीडी की तरफ से कोई पेमेंट नहीं आई है। अगर आईयू का कोई रिकॉर्ड है जो ये कंफर्म कर रहा है कि सीडी ने पेमेंट नहीं करी है ऑपरेशनल डेट की, तो वो लगा सकता है। एनी अदर प्रूफ, अगर कोई और प्रूफ है ओसी के पास, तो वो भी लगा सकता है। इसके बाद क्या होगा, जब इसने फॉर्म फाइल लगा दिया, एक मैंने आपको चीज बताई कि यहाँ पे क्या होगा, फॉर्म 2 क्या है, ऑप्शनल है। सीडी क्या, ओसी क्या कर सकता है, ओसी में प्रपोज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ओसी में नॉट प्रपोज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ओसी के लिए क्या है, ऑप्शनल है। इन केस ऑपरेशनल क्रेडिटर ने क्या किया, प्रपोज नहीं किया, नहीं प्रपोज किया किसको, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, तो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कब होगा, क्योंकि इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की अपॉइंटमेंट डेट वही होती है जो एप्लीकेशन एडमिट की डेट होती है। जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है उस दिन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एडमिट हो जाता है। पर इस केस में कुछ अलग होगा। अगर ओसी नहीं लगाता, नहीं प्रपोज करता इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो कौन अपॉइंट करेगा, ये समझते हैं। मान लो कि एनसीएलटी ने क्या कर ली, एडमिट कर लिया एप्लीकेशन, ओसी ने प्रपोज नहीं किया, किसको, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को प्रपोज क्या किया, नहीं करेगा, तो एनसीएलटी क्या कर देगा, ये मैटर रेफर कर देगा किसको, आईबीबीआई को, रेफर टू आईबीबीआई, कि सर अब आप ही क्या करो, आप ही कोई इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का रेफरेंस दो विद इन 10 डेज। वैसे तो जल्दी से जल्दी अपॉइंट होना चाहिए इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, पर 10 दिन का टाइम दिया है। आईबीबीआई क्या करेगा, रेफरेंस देगा किसकी, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की। कौन, आईबीबीआई क्या करेगा, रेफरेंस देगा किसकी, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की, और विद इन 30 डेज रेफरेंस के बाद एनसीएलटी क्या कर लेगा, इस इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को सब कुछ देखने के बाद क्या कर लेगा, अपॉइंट कर लेगा। वैसे तो आईबीबीआई ने सब कुछ फिल्टर आउट करके ही क्या किया होगा, इसको रेफरेंस दी होगी। एप्लीकेशन लगाने के बाद एनसीएलटी के पास 14 डेज होते हैं। उसी ने क्या लगाई, एप्लीकेशन लगाई किसको, एनसीएलटी को, फॉर्म 5 में 25,000 फीस के साथ। एनसीएलटी के पास 14 डेज है एप्लीकेशन एडमिट करने के या रिजेक्ट करने के। ये 14 डेज मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैंडेटरी नहीं होते, रिकमेंडेटरी होते हैं, क्योंकि एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है। देखो, क्वासी जुडिशियल बॉडी है एनसीएलटी को हम फोर्स नहीं कर सकते कि आपको 14 दिन में ही आपको क्या करना है, बताना है, क्योंकि एनसीएलटी कहेगा भाई नहीं है मेरे पास टाइम, और काम भी है, तुम कर लो आके, हमारे पास टाइम नहीं है, क्या करें, तो एनसीएलटी डांट के भगा देगा। तो 14 डेज क्या है, हमेशा जो भी ऐसे गवर्नमेंट बॉडीज होती है ना, उनके लिए जो टाइम लिमिट्स होती हैं, जो स्ट्रिक्ट टाइम लाइन्स होती हैं, वो क्या होती है, हमेशा रिकमेंडेटरी होती है, कभी मैंडेटरी हो भी नहीं सकती। रेयर केसेस में, एक्सट्रीम केसेस में मैंडेटरी भी करनी पड़ती है, बट हाँ यहाँ पे क्या है, मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे क्या है, रिकमेंडेटरी है। एडमिट कर लेगा या रिजेक्ट कर देगा। एडमिट कब कर लेगा या रिजेक्ट कब कर देगा। एडमिट कर लेगा, एक तो कंडीशन होनी चाहिए कि एप्लीकेशन क्या है, कंप्लीट है, एप्लीकेशन इज कंप्लीट। फर्स्ट कंडीशन क्या है एडमिट करने की, दैट एप्लीकेशन ऑफ ओसी इज कंप्लीट। एप्लीकेशन किस में होनी चाहिए, फॉर्म 5 में। दूसरा, इसको पता चल जाए दैट जो ऑपरेशनल डेट की पेमेंट है ना,
वो सीडी ने नहीं की है। क्या है? ऑपरेशनल डेट की जो पेमेंट है वो सीडी ने नहीं किया है, दैट देयर इज नो पेमेंट ऑफ अनपेड ऑपरेशनल डेट। तीसरा पॉइंट क्या है कि ओसी ने दैट ओसी हैज डिलीवर्ड क्या? नोटिस, डिमांड नोटिस या फिर इनवॉइस। किसको? सीडी को। दैट ऑपरेशनल क्रेडिटर हैज डिलीवर्ड डिमांड नोटिस और कॉपी ऑफ इनवॉइस टू कॉर्पोरेट डेटर। चौथा, कॉर्पोरेट डेटर ने कोई डिस्प्यूट नहीं किया, दैट नो नोटिस ऑफ डिस्प्यूट has been received by OC from CD। CD ने क्या दिया? कोई भी नोटिस ऑफ डिस्प्यूट नहीं दिया, और या फिर और देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ डिस्प्यूट किसके पास? इन दी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास भी क्या है? कोई रिकॉर्ड नहीं है। किसका? डिस्प्यूट का। पांचवा, अगर ओसी ने इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम प्रपोज किया है, देन देर इज नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, देर इज नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग अगेंस्ट इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रपोज्ड बाय ओसी, अगर उसने किया है, इफ प्रपोज्ड, अगर उसने प्रपोज किया है। अगर ये पांचों कंडीशंस फुलफिल हैं, ये पांचों कंडीशंस क्या हैं? पांचों पैरामीटर्स पे खरा उतर रहा है ओसी की एप्लीकेशन, तो वो एप्लीकेशन क्या हो जाएगी? एडमिट। नहीं तो क्या होगा? वो रिजेक्ट हो जाएगी। 7 दिन का टाइम मिलता है, 7 days टाइम मिलता है अगर एप्लीकेशन क्या है? इनकम्प्लीट है। इफ एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट देन ओसी शैल रेक्टिफाई द सेम विद इन 7 days, and if it is not rectified the NCLT shall finally reject the application of OC। देखो बाकी पॉइंट्स पे तो बन ही नहीं सकता ना। अगर ऑपरेशनल डेट उसने पे कर ही दिया है तो ऑब्वियसली रिजेक्ट हो जाएगी, उसमें रेक्टिफाई का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। अगर उसने नोटिस, डिमांड नोटिस या इनवॉइस डिलीवर नहीं किया तो आगे बढ़ ही नहीं सकते एप्लीकेशन, वो सेक्शन 9 में आ ही नहीं सकता। अगर वो नोटिस ऑफ डिस्प्यूट अगर उसने दे दिया है किसको? ऑपरेशनल क्रेडिटर किसने? सीडी ने, तो भी क्या हो सकता है? तो भी एप्लीकेशन क्या होगी? रिजेक्ट होगी। रेक्टिफाई करने का कोई मतलब ही नहीं है। और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रही है, अगर उसने वो किया है तो भी रिजेक्ट हो जाएगी। नहीं तो वो क्या कर सकता है? दूसरा इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल लेके आए। ये पॉइंट्स है यहाँ पे। अगर एनसीएलटी ने एडमिट कर ली एप्लीकेशन तो इसी को क्या बोलते हैं हम? कमेंसमेंट डेट। इसी को क्या बोलते हैं हम? कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट ऑफ सीआईआरपी हो गया है और यहां से 180 दिन में सीआईआरपी कंप्लीट होना चाहिए। 90 days की एक्सटेंशन कौन देता है? एनसीएलटी देता है। और ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? 330 दिन तक। बाकी दिन किस लिए दे रखे? सेटलमेंट ऑफ लीगल, कोई केस हो रखा है या फिर स्टे लग गया है, सूट लग गया है, उस लीगल टाइम के लिए, लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए बाकी दिन दे रखे हैं। यहाँ पे खत्म होता है हमारा सेक्शन 8 और सेक्शन 9। सेक्शन 8 और सेक्शन 9 किसके बारे में बात करता है? ऑपरेशनल क्रेडिटर कैसे एप्लीकेशन लगा सकता है। सबसे पहले तो उसको क्या देना पड़ता है? डिमांड नोटिस देना पड़ता है या फिर कॉपी ऑफ इनवॉइस। फॉर्म 3 या फॉर्म 4 में जाती है, उसका 10 दिन का टाइम होता है। 10 दिन में रिप्लाई आ गया, ठीक है, नहीं तो हम क्या लगा देंगे? एप्लीकेशन लगा देंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट, देखो डिस्प्यूट काफी चीजों में हो सकते हैं, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, और डिस्प्यूट तो चलते ही रहते हैं ना। अगर गुड्स और सर्विसेज की बात है तो डिस्प्यूट तो चलते ही रहते हैं। मैंने कहा कि मेरे को इस क्वालिटी की चीज़ चाहिए थी, आपने उस क्वालिटी की चीज़ नहीं दी, तो मैं आपको पैसे क्यों दूंगा? क्वांटिटी कम आई तो भी मैं आपको पेमेंट नहीं दूंगा, तो भी क्या करेगा? सीडी पेमेंट रोक ही लेगा। डिस्प्यूट 1000 तरीके के डिस्प्यूट होते हैं। अगर कोई आर्बिट्रेशन में मैटर चल रहा है, कोई केस चल रहा है, कोई सिविल सूट चल रहा है, तो यहाँ पे आईबीसी कहता है पहले उसको निपटा लो, पहले अपना डिस्प्यूट खत्म कर लो। हम आईबीसी में आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व करने नहीं बैठे, हम एक रिकवरी फोरम नहीं है, हम आपके पैसे रिकवर नहीं कराएंगे। अगर आपका कोई डिस्प्यूट है
तो क्या करो, आप आर्बिट्रेशन में जाओ, अपना जो सूट है वो लड़ो। वो अपना सूट अगर आपका नहीं है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। या तो वो पेमेंट करेगा या एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट बताएगा। अगर उसने कुछ भी नहीं बताया तो एप्लीकेशन कहाँ जाएगी, सेक्शन 9 में ओसी क्या कर सकता है, एप्लीकेशन फाइल कर सकता है एनसीएलटी को। सेक्शन 9 कहता है अगर आपको आना है फॉर्म 5 में आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। रूल 6 में लिखा है ये फॉर्म 5 वाली बात। 2000 रुपये क्या है यहाँ पे, फाइनेंशियल क्रेडिटर के, अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन लगाता है तो फीस है 25,000 रुपये। ऑपरेशनल क्रेडिटर अगर फीस लगाता है तो फीस है 2,000 रुपये। 2,000 रुपये फीस लगा के आप क्या कर सकते हो, आ सकते हो। एनसीएलटी के पास 14 दिन का टाइम है। एप्लीकेशन तो रिजेक्ट हो जाएगी, एडमिट हो जाएगी। एडमिट 5 ग्राउंड्स पे होगी। अगर 5 ग्राउंड्स पे अगर आपकी एप्लीकेशन सब कुछ ठीक है तो एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी, तो रिजेक्ट हो जाएगी। पहला ग्राउंड है एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट है। दूसरा ऑपरेशनल डेट की पेमेंट, ऑपरेशनल डेट की पेमेंट नहीं हो रखी। तीसरा आपने क्या किया, डिमांड नोटिस या फिर इनवॉइस, कॉपी ऑफ इनवॉइस किसको, सीडी को डिलीवर कर दिया था। चौथा उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, ओसी को सीडी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। और पांचवा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कोई पेंडिंग नहीं चल रही, आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, एडमिट। इसी को क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। हम देखते हैं सेक्शन 10 क्या बोलता है। सेक्शन 10 बात करता है कॉर्पोरेट एप्लीकेंट खुद आईबीसी में कैसे आ सकता है अपना सीआईआरपी कराने। सेक्शन 10 बात करता है कि कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कैसे एप्लीकेशन लगा सकता है, किसको, एनसीएलटी को। आईबीसी के पर आने का पर्पज ही ये था कि हमें क्या देनी है, इजी एग्जिट देनी है उन एंटरप्रेन्योर्स को, उन लोगों को, उन प्रमोटर्स को जो कि बिजनेस नहीं चला पाए। देखो बिजनेस चलते हैं, बिजनेस फेल होते हैं, ये तो बिजनेस का नियम है कि मैक्सिमम बिजनेस क्या होंगे, फेल होंगे ही होंगे। तो आईबीसी के आने का पर्पस यही था कि हमें इजी एग्जिट देनी है, किसको, प्रमोटर्स को। तो यहाँ पे क्या दिया गया, एक ऑप्शन दिया गया कॉर्पोरेट एप्लीकेंट को भी, क्योंकि आप खुद क्या कर सकते हो, एनसीएलटी में क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन लगा सकते हो सीआईआरपी के लिए। देखो ये मैटर क्या है, सीरियस मैटर है। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल क्रेडिटर की, ऑपरेशनल क्रेडिटर की, वो तो वैसे ही गुस्सा खाए बैठे होंगे, किससे, कॉर्पोरेट डेटर से, कंपनी से वैसे ही गुस्सा खाए बैठे होंगे, हमारा पैसा नहीं दे रहा। पर अगर कॉर्पोरेट एप्लीकेंट खुद एप्लीकेशन लगा रहा है तो एनसीएलटी को ये भी देखना पड़ेगा कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ फ्रॉडुलेंट तो नहीं हो रहा, कुछ रॉन्ग तो नहीं हो रहा। क्योंकि कोई भी कंपनी खुद अपना एनसीएलटी में सीआईआरपी कराने क्यों ही जाएगी। तो यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो इन्होंने एप्लीकेशन लगाई है इसमें कुछ गलत तो नहीं है, कुछ डिफॉल्ट तो नहीं है। देखो सीआईआरपी में तो होगा, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होगा, वो भी सब चीज़ें देखेगा। एनसीएलटी की सुपरवाइजरी में होगा, वो भी सब चीज़ें देखेंगी। पर यहाँ पे थोड़ा चीज़ें सीरियस हो जाती है। ये चीज़ हमें एक और तरीके से पता चलती है। यहाँ पे क्या करता है ना, एप्लीकेशन लगाने के साथ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी किसको देने पड़ते हैं, एनसीएलटी को। एनसीएलटी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देखेगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ यहाँ पे फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कुछ रॉन्ग डूइंग तो नहीं हो रही। तो यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी किसके मंगा लिए जाते हैं, कॉर्पोरेट डेटर के बुक्स ऑफ अकाउंट भी मंगा लिए जाते हैं। इसमें पता चल जाता है कि क्रेडिटर कौन कौन है, असेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, कहाँ पैसा लगाया, कहाँ इन्वेस्टमेंट की, कहीं गलत इन्वेस्टमेंट तो नहीं की, कहीं साइफनिंग ऑफ फंड्स तो नहीं किया। वो सारी चीज़ें कहाँ से पता लग जाती हैं, आपको पता लग जाती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट से। ये सब चीज़ें करने से पहले हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट एप्लीकेंट होता क्या है। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट होता क्या है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 5 में। देखो आपको पहले मैं सेक्शन 5 वर्सेस सेक्शन 3 बताता हूँ। सेक्शन 5 सिर्फ पार्ट 2 पे अप्लाई होता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो सीआईआरपी हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट पर्सन का, जिसमें कंपनी, एलएलपी या इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी आती है। सेक्शन 5 की डेफिनेशंस है। सेक्शन 5 किसके बारे में बात करता है, डेफिनेशन। ये सिर्फ किस पे अप्लाई होंगी, पार्ट 2 पे। सेक्शन 3 में जो डेफिनेशंस है ये अप्लाई होती है पूरे कोड पे, पूरे आईबीसी पे अप्लाई होती है, जो सेक्शन 3 की डेफिनेशन है। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 में।
यहाँ पे बोल रखा है कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, मतलब जो एप्लीकेशन लगा रहा है खुद के लिए एप्लीकेशन लगा रहा है, कौन कौन हो सकता है वो? एक तो कॉर्पोरेट डेटर खुद एप्लीकेशन लगा सकता है, ठीक है सर। दूसरा मेंबर या फिर और पार्टनर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, ये क्या होना चाहिए? मेंबर या पार्टनर ऑथराइज्ड होना चाहिए, ऑथराइज्ड मेंबर या पार्टनर होना चाहिए। ऑथराइज्ड का होना चाहिए कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट्स है, एमओए में, एओए में। तीसरा दे रखा है मैनेजर। सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 में मैनेजर वर्ड नहीं है, ये मैंने अपने आप से डाला है। सेक्शन 5 सबसेक्शन में रखा है इंडिविजुअल हु इज इन चार्ज ऑफ मैनेजिंग the operations and resources of CD। तो बेसिकली किसकी बात कर रहा है? मैनेजर की बात कर रहा है। चौथा बात कर रहा है आपके फाइनेंस हेड या फिर हम बोल सकते हैं CFO की, जो कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस का हेड है, या फिर CFO। ये चीज भी कोड में नहीं लिख रखी है, ये दो वर्ड्स मेरे हैं। कोड में क्या लिख रखा है? सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 में क्या लिख रखा है वो देखते हैं। अ पर्सन हु हैज कंट्रोल एंड सुपरविजन ओवर फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ CD। ये लोग क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन लगा सकते हैं, कॉर्पोरेट डेटर लगा सकता है, मेंबर और पार्टनर लगा सकता है, जो कि ऑथराइज्ड हो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट में इनकी ऑथराइजेशन हो, वही लगा सकते हैं। मेंबर और पार्टनर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर भी लगा सकते हैं, कॉर्पोरेट डेटर खुद लगा सकता है, मेंबर पार्टनर लगा सकते हैं, मैनेजर लगा सकते हैं, CFO लगा सकते हैं, फाइनेंस हेड लगा सकता है। अब ये समझते हैं कि कॉर्पोरेट डेटर कौन होता है। भाई कॉर्पोरेट डेटर भी तो कोई होता होगा। कॉर्पोरेट डेटर की डेफिनेशन दे रखी है हमें सेक्शन 3 सबसेक्शन 8 में। सेक्शन 3 सबसेक्शन 8 ये बोलता है कि कॉर्पोरेट डेटर मीन्स अ कॉर्पोरेट पर्सन who owes a debt to any person, ये बस इतना बोल के चुप हो जाता है। अब मैं इससे पूछता हूं भाई कॉर्पोरेट पर्सन क्या है, ये भी बता दे। ये तो हमें समझ आ गया, किसी के उधार के पैसे हमें देने हैं, ये लाइन हमारे समझ आती है। पर कॉर्पोरेट पर्सन कौन है ये बताया हमें सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 ने। सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 ने हमें बताया कि कॉर्पोरेट पर्सन कौन है। इसने बताया कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया LLP अंडर LLP एक्ट, ठीक है। तीसरा इन्होंने बताया इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी, ऐसी एंटिटी जो कि इनकॉर्पोरेटेड है अंडर एनी अदर लॉ, जो कि इनकॉर्पोरेटेड है अंडर एनी अदर लॉ, वो क्या है हमारी इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी। ये तीन क्या है हमारे कॉर्पोरेट पर्सन। सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 ने एक चीज और बताई। एक तो ये बताया एनी पर्सन इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इसके बाद बताया कि डज नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। अब फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर की बहुत लंबी लिस्ट दे रखी है कोड में। इसमें कौन होते हैं? बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ब्रोकर्स, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब क्या है? फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या है? कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूडेड
हमारे कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूडेड नहीं है। फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूडेड नहीं। तो इसका मतलब एप्लीकेशन लगा कौन सकता है, इन तीनों सेक्शंस को पढ़ने के बाद हमें समझ आता है कि एप्लीकेशन लगा कौन सकता है। कंपनी एप्लीकेशन लगा सकती है क्योंकि कंपनी क्या है, कॉर्पोरेट डेटर। एलएलपी खुद एप्लीकेशन लगा सकती है क्योंकि एलएलपी क्या है, कॉर्पोरेट डेटर। इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी एप्लीकेशन लगा सकती है जो कि क्या है, कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट डेटर का हमने बताया मतलब क्या है, अगर इन्होंने किसी का उधार देना है तो क्या है ये कॉर्पोरेट डेटर। ये तीन लगा सकते हैं। इसमें कौन आ गए, तीन लोग आ गए कॉर्पोरेट डेटर में, कंपनी, एलएलपी और इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी। उसके बाद तीन लोग और मेंबर लगा सकता है किसका, सीडी का। इसका मतलब मेंबर ऑफ कंपनी लगा सकता है हमारा क्या, एप्लीकेशन। मेंबर ऑफ इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी लगा सकता है क्या, हमारी मेंबर ऑफ सीडी क्या लगा सकता है, हमारी एप्लीकेशन लगा सकता है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट बन सकता है। पार्टनर लगा सकता है, एलएलपी का क्या है, पार्टनर ऑफ एलएलपी लगा सकता है, या फिर पार्टनर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर लगा सकता है क्या, एप्लीकेशन क्या बन सकता है वो, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। मैनेजर एप्लीकेशन लगा सकता है। मैनेजर कौन होता है, हु इज इन चार्ज ऑफ मैनेजिंग अफेयर्स या ऑपरेशंस एंड रिसोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। और कौन लगा सकता है, सीएफओ या फिर फाइनेंस हेड, वो जिसके पास कंट्रोल एंड सुपरविजन क्या होता है, फाइनेंशियल अफेयर्स का। मतलब इन तीनों का मैनेजर, इन तीनों का सीएफओ क्या लगा सकता है, एप्लीकेशन लगा सकता है किसके अंदर, अंडर सेक्शन 10 ऑफ आईबीसी। ये लोग क्या है, एप्लीकेंट है। सेक्शन 10 में लिखा है, जिस सीडी ने क्या कर रखा है, डिफॉल्ट कर रखा है 1 करोड़ का, वो किसको, एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगा सकता है। सीडी हु हैज कमिटेड डिफॉल्ट इन मेकिंग पेमेंट कैन अप्लाई टू एनसीएलटी फॉर इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी। फॉर्म लिख लो इसमें, फॉर्म 6, फीस 25,000। फॉर्म का बता रखा है हमें, रूल 7 में हमें बता रखा है फॉर्म नंबर 6 कि ये फॉर्म नंबर 6 में क्या लगेगी, एप्लीकेशन लगेगी किसको, एनसीएलटी को। एप्लीकेशन के साथ क्या क्या जाएगा ये देखो, एक तो फॉर्म 6 जाएगा। फॉर्म 6 की अटैचमेंट्स क्या क्या होंगी, सबसे पहला तो जाएगा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अभी मैंने आपको बताया कि जब कॉर्पोरेट एप्लीकेंट खुद लगाता है एप्लीकेशन तो क्या होता है, थोड़ा सीरियस मैटर होता है, क्योंकि खुद कोई भी जाए कि हमारा सीआईआरपी करा, तो ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर तो देखो गुस्सा खाए हो, तो कह रहे हैं हमारा पैसा दो, और हम अपना पैसा लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आईबीसी तो बहुत छोटी सी बात है। ये क्या कह रहे हैं, हमारा खुद क्या करा दो, हम खुद आए आपके पास हमारा सीआईआरपी शुरू करवाने। दूसरा, आपने एसआर पास करवाओ और एसआर की कॉपी लगा दो, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी लगा दो, कॉपी ऑफ एसआर लगा दो हमें इसको फॉर्म 6 के साथ। या तो आप एसआर की कॉपी लगाओगे या फिर लगाओगे ऑफ 3/4 अप्रूवल किसकी, पार्टनर्स की। रेजोल्यूशन पास्ड बाय क्या है, रेजोल्यूशन पास्ड बाय 3/4 नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ सीडी। बात किसकी हो रही है यहाँ पे, एलएलपी की बात हो रही है, पार्टनर्स ऑफ सीडी। या तो एसआर की कॉपी लगा दो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय शेयर होल्डर ऑफ सीडी, या फिर रेजोल्यूशन पास्ड बाय एटलीस्ट 3/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ सीडी एज द केस मे बी। ये एसआर में क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन की
एप्लीकेशन लगा लो यार, इनको हमारा CIRP शुरू कराओ। तीसरा लगेगा इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का, इसको क्या करेंगे, प्रपोज करेंगे। ये करना मैंडेटरी है। इसका करना मैंडेटरी है का मतलब फॉर्म 6 के साथ क्या जाएगा, फॉर्म 2 भी जाएगा। फॉर्म 2 जाना मैंडेटरी है। फॉर्म 2 क्या है, कंसेंट टू एक्ट एज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल देगा। ये क्या देगा कि मैं राजी हूँ आपका इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनने के लिए। NCLT के पास 14 दिन का टाइम है, 14 डेज का टाइम है। वही एप्लीकेशन लगाने के बाद कितने दिन का टाइम है, NCLT के पास 14 डेज का टाइम है। 14 डेज में या तो एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी या रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे एडमिट और रिजेक्ट बड़े सिंपल ग्राउंड्स पे होगी, यहाँ पे कुछ खास ज़्यादा नहीं है। एप्लीकेशन कंप्लीट है, एडमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो 7 दिन का टाइम दिया जाएगा एप्लीकेशन कंप्लीट करने का। इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स ना चल रही हो। अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो आपका क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, या फिर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। आपको 7 डेज का टाइम मिलता है रेक्टिफाई करने के लिए। अगर इसके बाद आपने रेक्टिफाई नहीं करी तो आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, फाइनली रिजेक्ट हो जाएगी। सेक्शन 10 में लिए लिखा है, सेक्शन 10 रेड विद रूल 7। अगर आपकी एप्लीकेशन एडमिट हो गई तो इसी को बोलते हैं हम इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। यहाँ से 180 दिन में आपका CIRP खत्म हो जाना चाहिए। 180 दिन प्लस 90 दिन की एक्सटेंशन कौन देता है, NCLT, और मैक्सिमम आपका 330 दिन से ज़्यादा CIRP नहीं चल सकता। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, पर्सन नॉट एंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन इन CIRP। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 10A। सेक्शन 10A आपको समझ आ रहा होगा कि एक अमेंडमेंट है। क्या हुआ था, एक ऑर्डिनेंस आया था, ऑर्डिनेंस 9/2020। ऑर्डिनेंस क्या होता है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता, व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, और कोई लॉ लाना होता है तो प्रेसिडेंट क्या लाता है, एक ऑर्डिनेंस लेके आता है, एंड इट हैज सेम इफेक्ट ऑफ एक्ट। जो आपका कानून होता है, एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट, इसका सेम इफेक्ट होता है। प्रेसिडेंट लाता है विद रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट, ये होता है ऑर्डिनेंस। तो एक ऑर्डिनेंस लाया गया, ऑर्डिनेंस 9/2020। इसमें बोला गया सस्पेंशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ CIRP। 24 मार्च 2020 हमारे देश में क्या लगा, लॉकडाउन लगा। और इस सेक्शन 10A में बोला गया कि 25 मार्च 2020 से 6 महीने तक कोई भी, यानी 24 सितंबर 2020 तक कोई भी क्या कर सकता है, कोई भी CIRP की एप्लीकेशन नहीं लगा सकता। कोई भी CIRP की एप्लीकेशन नहीं आएगी 24 सितंबर 2020 तक। ये एक्सटेंड हुआ बाय MCA नोटिफिकेशन। MCA नोटिफिकेशन ये 3 महीने से एक्सटेंड हुआ, और उसके बाद बाय MCA नोटिफिकेशन ये 3 महीने से और एक्सटेंड हुआ। टोटल एक्सटेंड ये टोटल 1 साल तक। हमारा देश वैसे भी लॉकडाउन में था कोविड-19 की वजह से। हमारे देश में क्या था, कोविड-19 पैंडेमिक था। तो ये बोला गया कि सर देखो, कौन रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आएगा यार एप्लीकेशन लगाने, देश में क्या चल रहा है, कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, और आप क्या लगा रहे हो, आप क्या लगवा रहे हो, CIRP लगा रहे हो। एक चीज़ और बोली गई कि इस पीरियड में क्या हुआ, जो भी डिफ़ॉल्ट होंगे ना, इस पीरियड में जो भी डिफ़ॉल्ट होंगे उनके लिए भी आप CIRP नहीं लगा सकते। 2 चीज़ें बोली गई, एक तो इस पीरियड में आप CIRP लगा ही नहीं सकते, और इस पीरियड में जो डिफ़ॉल्ट हुए होंगे उसके लिए भी आप बाद में भी CIRP नहीं लगा सकते।
दो चीज़ें बोली गई, एक तो इस पीरियड में कोई CIRP की एप्लीकेशन लगेगी नहीं, कोई CRP एप्लीकेशन लगेगी नहीं। क्यों? कौन आएगा यार, कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स चल रहे हैं, कौन आएगा यहाँ पे NCLT में? क्यों? अगर आप ऑनलाइन हियरिंग भी कराओगे तो भी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, कौन रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आएगा? किसी के पास पैसा है देश में? सब क्या कर रहे हैं? पैसा सेव कर रहे हैं। और दूसरी बात कहेगी, अगर किसी ने डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट आदमी कब करता है? उसका बिजनेस नहीं चल रहा। लॉकडाउन में तो वैसे ही सबका बिजनेस चल रहा था, तो इस एक साल में किसी ने डिफॉल्ट किया है कॉर्पोरेट डेटर में, तो बाद में भी उस डिफॉल्ट के अगेंस्ट कोई CIRP की एप्लीकेशन नहीं लगेगी। ये बात कहाँ लिखी गई? सेक्शन 10A में। एक चीज और लिखी गई, अगर 25 मार्च 2020 से पहले के कोई डिफॉल्ट थे, इससे पहले के डिफॉल्ट है प्रायर टू 25 मार्च 2020, तो उन पे एप्लीकेशन लग सकती है। 25 मार्च से बाद से एक साल तक कोई अगर डिफॉल्ट हुआ तो उस पे एप्लीकेशन नहीं लगेगी। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 बात करता है टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ CIRP। ये हमने काफी बार डिस्कस कर लिया है। टाइम लिमिट क्या है? CIRP शैल बी कंप्लीटेड विद इन 180 days फ्रॉम डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय NCLT। If the CIRP is not completed within 180 days, तो क्या है? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल में फाइल, क्या है? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल में फाइल एन एप्लीकेशन, किसको? में फाइल एन एप्लीकेशन टू NCLT। क्या कर सकता है? में फाइल एन एप्लीकेशन टू NCLT for extension of CIRP process. For extension of CIRP process, resolution professional can file this application only if it is instructed only if it is instructed to do so by resolution passed at the meeting of COC, at the meeting of COC by 66% vote, by a vote of 66% ऑफ वोटिंग शेयर्स। अब ये आगे आएगा कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में कौन होता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर होते हैं, कौन होता है ये भी आएगा। और COC में वोटिंग शेयर कैसे होता है ये भी आगे अभी पता चलेगा। पर अगर हमें एक्सटेंशन चाहिए, जो हम 90 डेज की एक्सटेंशन की बात कर रहे थे, ये 90 डेज की एक्सटेंशन कौन देता है? NCLT देता है। इसकी एप्लीकेशन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल लगा सकता है only if it is instructed to do so by a resolution passed at a meeting of COC। अगर COC ने बोला है, अपनी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया है 66% वोट से, तो ही ये एप्लीकेशन लगा सकता है। अब NCLT क्या कर सकता है? 90 दिन की एक्सटेंशन दे तो सकता है, 90 डेज की एक्सटेंशन दे तो सकता है। अगर इसको लग रहा है कि 180 दिन में यार सही में कंप्लीट नहीं हो पाया CIRP ड्यू टू एनी रीजन, तो NCLT क्या कर सकता है? 90 दिन की एक्सटेंशन दे सकता है। NCLT only if NCLT is satisfied, only if NCLT is satisfied that subject matter of case is such that CIRP cannot be completed within 180 days, तो क्या कर सकता है? ये एक्सटेंशन दे सकता है।
ये जो एक्सटेंशन है, दिस एक्सटेंशन कैन नॉट बी ग्रांटेड मोर देन वंस। एक बारी से ज्यादा ये एक्सटेंशन नहीं मिल सकती। इसके बाद लिखा है दैट CIRP शैल बी, इसके बाद लिखा है CIRP शैल बी मैंडेटरली कंप्लीटेड विद इन 330 days फ्रॉम इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। अब इस बात पे हम डिस्कस जरूर करेंगे, बाद में एक केस आएगा कि ये जो वर्ड मैंडेटरी लिखा है, क्या मैंडेटरी, क्या ये सच में 330 दिन में CIRP खत्म होना चाहिए या 330 दिन में होगा, और ना हुआ तो क्या होगा, इस चीज़ पे एक केस आएगा। JP केस मैंने आपको बताया था, 5 साल हो गए, 6ठा साल चल रहा है, CIRP खत्म नहीं हुआ। तो ये जो मैंडेटरी वर्ड लिखा है ये सही लिखा है, गलत लिखा है, इसके ऊपर एक केस आएगा, ये हम देखेंगे। ये प्रोवाइजो में लिखा है सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 के सेकंड प्रोवाइजो में लिखा है कि CIRP मैंडेटरी है कि CIRP 330 दिन में ख़त्म हो जाए। अब 180 दिन तो CIRP के थे, 90 दिन की एक्सटेंशन थी 270 दिन, तो बाकी 60 दिन किस चीज़ के, ये बाकी 60 दिन है फॉर टाइम टेकन फॉर एनी लीगल प्रोसीडिंग्स। कोई आप पे स्टे लग गया, कोई सूट हो गया आप पे, तो उसके लिए क्या है 60 दिन की और एक्सटेंशन है। ये NCLT नहीं दे सकता, ये सिर्फ इस केस में होगी कि अगर इसमें सूट लग गया, सिर्फ उस केस में 60 दिन की एक्सटेंशन दे रखी है। टाइम टेकन इन लीगल प्रोसीडिंग्स जो 330 दिन है, ये इंक्लूडिंग है टाइम टेकन इन लीगल प्रोसीडिंग्स, including time taken in legal proceeding plus extension granted by NCLT in this section, जो कि 90 डेज की एक्सटेंशन NCLT ने दी है। यहाँ खत्म होता है हमारा सेक्शन 12। अब हमारा आता है सेक्शन 12A ऑफ IBC। ये बात करता है एप्लीकेशन को विड्रॉ कराने की, ये बात करता है एप्लीकेशन को विड्रॉ ऑफ एप्लीकेशन। आपने जो CIRP की एप्लीकेशन लगाई है, इसको विड्रॉ करने की बात कौन करता है, सेक्शन 12A। देखो जब ये कोड आया ना, तो इस कोड में एक गलती थी। 12A से आपको समझ आ रहा है कि ये एक अमेंडमेंट से सेक्शन इंसर्ट किया गया है, इसका मतलब उस गलती को यहाँ ठीक किया गया है। वो गलती क्या थी वो समझते हैं। वो गलती ये थी कि IBC में बात तो की गई किसकी, इजी एग्जिट की, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ असेट्स की, टाइमली हमारा CIRP खत्म हो जाए, बड़ी स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस है उसकी, पर यहाँ पे कोई भी बात नहीं की सेटलमेंट की। मान लो प्रमोटर्स या मैनेजमेंट का किसके साथ, क्रेडिटर्स के साथ कोई सेटलमेंट हो जाता है, और वो कहते हैं कि हमें पेमेंट दे रहे हैं कौन, कॉर्पोरेट डेटर या प्रोमोटर्स अपने पर्सनल फंड्स दे रहे हैं, उससे हमारी पेमेंट कर रहे हैं, और हमें क्या करनी है, एप्लीकेशन विड्रॉ करनी है। ऐसी कोई भी सेक्शन IBC में था ही नहीं। इनफैक्ट NCLT या NCLAT के पास भी IBC में ऐसी कोई पावर थी ही नहीं। देयर वर नो इनहेरेंट पावर्स विद NCLT और NCLT फॉर विड्रॉइंग दी CIRP एप्लीकेशन। इसका मतलब अगर आपने एप्लीकेशन लगा दी CIRP की, तो वो क्या हो सकती, विड्रॉ नहीं हो सकती। IBC में ये क्या था, ऐसा फ्लॉ था। इस फ्लॉ में क्या हुआ, इस चीज में क्या हुआ कि अब अगर उन्हें विड्रॉ करवानी है एप्लीकेशन, ऐसा तो है नहीं कि भगवान ईश्वर को विड्रॉ करवा के आएंगे, विड्रॉ हो जाती थी। लोग कहाँ चले जाते थे, सुप्रीम कोर्ट के पास। फिर सुप्रीम कोर्ट विड्रॉ करवाता है एप्लीकेशन, उसके पास पावर है आर्टिकल 142 में, उसके एज पर आर्टिकल 142 एप्लीकेशन क्या होती थी, विड्रॉ। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है यार ये तो लोगों ने पागल कर दिया, हमारे पास आए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा सुनो लॉ बनाओ। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं यार तुम लॉ बनाते हो, ढंग से कानून ही नहीं बनाने आते तुम्हें, पता नहीं किसको रखा हुआ है तुमने कानून बनाने के लिए। एक सेक्शन इंसर्ट करो
उन्होंने थोड़ा फटकार के बोला उनको कि एक सेक्शन इंसर्ट करो भाई विड्रॉ का, अगर विड्रॉ नहीं करेंगे तो सारी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाएगी और सुप्रीम कोर्ट को विड्रॉ करवानी पड़ेगी एप्लीकेशन। सुप्रीम कोर्ट के पास तो देखो पावर है ही, वो है ही सुप्रीम एपेक्स कोर्ट है, तो वो क्या कराता था, विड्रॉ कराता था। आर्टिकल 142 में उसके पास पावर है। उसके बाद ये क्या किया गया, सेक्शन 12A इंसर्ट किया गया आईबीसी सेकंड अमेंडमेंट एक्ट, आईबीसी सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2018। ये सेक्शन इंसर्ट किया गया विद इफेक्ट फ्रॉम 6 जून 2018 विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इस सेक्शन को क्या किया गया, इंसर्ट किया गया। इस सेक्शन से पहले विड्रॉ का कोई प्रोविजन नहीं था। देयर वाज नो प्रोविजन फॉर विड्रॉइंग ऑफ एप्लीकेशन अंडर आईबीसी। तो सारे मैटर कहाँ जाते थे, सुप्रीम कोर्ट के पास सारे मैटर जाते थे। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लॉ कैसा बनाया, हमें तो समझ नहीं आ रहा, आपके लॉ का पर्पस क्या था, टाइमली सेटलमेंट हो जाए। अभी ये प्रमोटर्स अपने पर्सनल फंड्स देके सेटल कर रहे हैं मैटर क्रेडिटर्स का, तो आप विड्रॉ करवाने नहीं दे रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा प्रोविजन, एक प्रोविजन लाओ, एक सेक्शन इंसर्ट करो फॉर विड्रॉइंग ऑफ एप्लीकेशन। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली गवर्नमेंट को उतारा फूड्स एंड फीड्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मोना फार्माकेम। By this section, Supreme Court directed by this case, Supreme Court directed to government to incorporate a provision, एक provision डालो, एक section डालो for allowing post admission withdrawal। अगर एक बार एडमिट हो गई तो आप तो विड्रॉ करने ही नहीं दोगे, कोई ऐसा प्रोविज़न ही नहीं है। एक ऐसा प्रोविज़न डाला जाए एंड हमें माफ़ करो सर, प्रिवेंटिंग सच एप्लीकेशंस टू बी फाइल्ड बिफोर सुप्रीम कोर्ट। एप्लीकेशन हमारे दरवाजे पे ले आते हैं सारे। तो इस केस में क्या किया, गवर्नमेंट को सुनाया गया कि आपने ऐसा कोई प्रोविजन नहीं डाला, तो विड्रॉ का एक प्रोविजन डाला गया विद इफेक्ट फ्रॉम 6 जून 2018। ये प्रोविजन विद इफेक्ट फ्रॉम आया 6 जून 2018। इस प्रोविजन में कहा गया कि सेक्शन 12 में अगर 90% ऑफ वोटिंग शेयर ऑफ COC कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, अगर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बाय 90% बोल दें, अगर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बाय 90% बोल दें कि विड्रॉ करनी है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, विड्रॉ अमाउंट करवा लो सेटल, फटाफट सेटलमेंट करवा लो, फटाफट पेमेंट ले लो, आईबीसी से बाहर जाओ और खुश रहो। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज हमने सेक्शन 7 का फॉर्म डिस्कस कर लिया, सेक्शन 8 डिस्कस कर लिया, सेक्शन 9 डिस्कस कर लिया, सेक्शन 10 डिस्कस कर लिया, सेक्शन 12 डिस्कस कर लिया, सेक्शन 12A डिस्कस कर लिया, सेक्शन 10A डिस्कस कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू।